अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी होंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। हम सबसे पहले दो टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का पहला हिस्सा, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस को आप दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन। द रिएक्शन which proceeds in forward as well as in reverse direction। एक बात, ये एक हिस्सा हो गया। और डायरेक्शन या वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए। डायरेक्शन इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म्स प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स form reactants। ये एस इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, रिएक्टेंट्स है। ओके, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी कि वो रिएक्शन जो बोथ वेज में मूव करता है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form ammonia and this reaction is reversible। और अगर मैं इस पर कंडीशन लिख दूँ तो आयरन कैटलिस्ट 450 डिग्री एट सर्टेन प्रेशर। तो मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो बोथ डायरेक्शन में चलता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हो, ये कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो आपके ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शन रिवर्स यानी कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनाना एक बहुत नेग्लिजिबल टास्क है या नहीं हो पाता, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं। वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी कागज़ को बर्न कर रहे हैं, जला दें, तो वो जलने से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स के अंदर। अब आप उस प्रोडक्ट से वापस कागज़ एक्सपेक्ट करें रिवर्सिबल उन्हीं कंडीशंस पे, तो डैट इज़ इम्पॉसिबल, वो ऐसा नहीं होगा। सो डैट वुड बी आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ना एक चीज़ को समझना होगा। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। को समझने के लिए मुझे एक चीज़ को समझना होगा, वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि आपका किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है कि किस स्पीड से प्रोडक्ट जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। जब ये दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन का रेट ऑफ विच रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, या मैं रिवर्स लिख लेता हूँ, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये जब बराबर हो जाए तो मेरा सिस्टम जो है ना वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यानी कि आपका आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए।
अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है ना, अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो कंसंट्रेशंस में चेंज नहीं आएगा। देखिए, कंसंट्रेशन में चेंज ना आने का मतलब है कि कंसंट्रेशंस ना बढ़ेंगी ना कम होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बराबर हो जाएं। द चेंज इन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज ज़ीरो, या कंसंट्रेशंस जो होंगी एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशंस जो होंगी एट इक्विलिब्रियम वो कांस्टेंट हो जाएंगी। कंसंट्रेशंस बिकम्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती, लिहाजा इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारा सिस्टम आ जाता है। तो अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो हर सर्टेन टाइम के बाद आप सैंपल लेते हैं। जब आप सैंपल लें तो आपको नज़र आए या लगे कि आपके सिस्टम में कंसंट्रेशंस चेंज होना बंद हो गई हैं, तो आपका मतलब यूँ समझ आए कि उस टाइम जो आपका रिएक्शन है वो आ गया है इक्विलिब्रियम पे, बैलेंस पे। तो लिहाजा आप उस टाइम यूँ भी देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हुए हैं, तभी आपकी कंसंट्रेशन चेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं, और आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा जो पार्ट बी है उसमें हमने डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ मास एक्शन को, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टूडेंट इसकी डिटेल थ्योरी तो मैंने आपको लेक्चर में भी समझाई थी, लिहाजा अभी हम डिटेल्स में जाने की बजाय इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। द लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि दो चीज़ों का मल्टीपल, किन चीज़ों का? एक्टिव मैसेज का। एक्टिव मैसेज का, जो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज होते हैं उनका एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, बड़ा आसान सी बात है स्टेटमेंट को समझने की। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के। किन की एक्टिव मैसेज? रिएक्टेंट्स की। इसको ज़रा देखते हैं। ए के ए मोल्स बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी के सी मोल्स बना रहे हैं और डी के डी मोल्स बना रहे हैं। नाउ the expression for this reaction according to law of mass action for rate of reaction should be rate of forward reaction should directly proportional to active masses of reactant। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिव मैसेज क्या है? ए और बी। तो ए के ए मोल्स प्रोडक्ट, बी के बी मोल्स। तो यहाँ से जो आर एफ की वैल्यू आई वो आई कांस्टेंट के, ए के ए मोल्स, बी के बी मोल्स। अब ये जो कांस्टेंट आया है फॉरवर्ड रिएक्शन का, लिहाजा इसके साथ के एफ लगा देते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर आर। रिवर्स रिएक्शन के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन से हैं? सी और डी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये वापस जाके प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स, ये बना रहे हैं आपके आर आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट, सी के सी मोल्स, डी के डी मोल्स। अब ये जो कांस्टेंट के है इसको के आर से कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट हम ड्राइव करने जा रहे हैं के सी की वैल्यू। अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं के सी की वैल्यू। लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ के सी। देखिए के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास है क्या? के एफ इज इक्वल टू ए के ए मोल्स
बी के बी मोल्स। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है? के आर सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स। स्टूडेंट यहां से बनेगा के एफ ओवर के आर, सी के सी मोल्स डी के डी मोल्स डिवाइडेड बाय ए के ए मोल्स बी के बी मोल्स। अब ये जो के एफ ओवर के आ रहा है यानी कि दो कांस्टेंट्स हैं, इनकी रेशियो जो है ना वो के सी कहलाती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा के सी और ये इक्वल आई है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट के, ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है और उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किया गया है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ए के ए मोल्स मल्टीप्लाई बाय बी के बी मोल्स। ये जो आपके पास आया ना, दिस इज एक्चुअली के सी और इसे हम के सी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स। कौन कौन से? के एफ ओवर के आर, फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रिवर्स डायरेक्शन का कांस्टेंट, या इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जनरल। अब मैं जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका पार्ट लास्ट वाला उसकी तरफ चलते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी। मैं ऐसा करता हूँ इस पार्ट को दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं। यूजुअली इनमें से कोई से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। हमने इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी का एक्सप्रेशन निकालना है। उससे पहले ज़रा मैं आपको केसी का थोड़ा सा री इंट्रोड्यूस करवा दूँ आइडिया। अभी हमने डेरिवेशन किया, उसमें केसी जो इक्वल होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर ज़्यादा है तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और जो उनकी रेज टू पावर जो भी होगी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और अगर तो रिएक्टेंट ज़्यादा है तो उनकी प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सी और डी 2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो मैंने इनका प्रोडक्ट ही लिखना है, इनको ऐड अप नहीं करना। ये जो डॉट डाल रहा हूँ इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स जो हैं हमारे पास वो ए थे और बी थे, रेज टू पावर दे आर एक्सपोनेंट्स। अब वो एक्सपोनेंट जो होंगे वो पावर में आएंगे तो आएगा सी, डी के मोल्स डी थे, ए के मोल्स ए थे, बी के मोल्स बी थे। नाउ दिस इज एक्चुअली केसी। मैंने इस केसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए डेरिवेशन करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि पहले वाले रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ और बाकियों को फॉलो करूँ सेम सूट के साथ ताकि आपको वो उसी पैटर्न पे हो सके। टिन प्लस 2 एक्वस फॉर्म में मिक्स किया जाए आयरन आयंस के साथ जो एक्वस फॉर्म में है, डिज़ोल्व हुए हैं, तो वो चेंज कर लेते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में टिन, और आयरन जो है वो बना ले रहे हैं 2Fe2+, यानी कि आयरन रिड्यूस हो गया आसान लफ्ज़ों में, टिन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब हमारा कंसर्न है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से, हमारा कंसर्न इस रिएक्शन की टाइप और इसमें क्या हो रहा है उससे नहीं है। हमने सबसे पहले तो इसको डिटेक्ट करना है कि इसमें प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है। हमारे पास ये हैं प्रोडक्ट्स और ये हैं रिएक्टेंट्स और ये हैं उनके एक्सपोनेंट्स। जैसे 2 है, जिसके साथ कोई एक्सपोनेंट लिखा होता है ना उसका मतलब होता है 1, मसलन 1 10 + 2, और ये एक और एक्सपोनेंट है और जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वो होता है 1। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब केसी क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है 10 + 4 यानी कि ये वाली साइड, टिन 4+ एंड आयरन 2+। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले टिन की कंसंट्रेशन किस फॉर्म में है 4+। अगर तो पावर होती तो यहाँ एक्सपोनेंट लिखता मैं 2 3 4, अभी 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर लिखूँगा आयरन 2+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टिन 2+। देखें अब इसके साथ भी 1 है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आयरन 3+ का स्क्वायर। अब देखें ये मैंने स्क्वायर क्यों लगाया? बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को।
अब ये हमारे पास आ गया केसी का एक्सप्रेशन। देखें अभी हमारे से डिमांड जो है ना सिर्फ केसी के एक्सप्रेशन की है, यूनिट्स की नहीं है, लिहाजा मैं इसके यूनिट्स की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ केसी का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसके यूनिट्स निकालता तो इस इक्वेशन के कोई यूनिट्स नहीं निकलने थे, क्योंकि रेक्टेंड एंड प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 2 को फाइंड करते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। मेरे पास जो इक्वेशन है वो है सिल्वर आयन प्लस 1 आयरन प्लस 2 मेक्स आयरन प्लस 3 एंड सिल्वर। अच्छा, अब यहाँ पे AQ1 है, यहाँ पे सॉलिड आन है, और यहाँ पे भी AQ1 है, और यहाँ पे आपके पास एक्वस आन है। हुआ क्या है, इस रिएक्शन में ना प्रेसिपिटेशन हुई है। ये जो सॉलिड है ना AG सॉलिड, ये शो कर रहा है कि इट हैज़ सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। वो आयंस की फॉर्म में नहीं रहा, वो अलहदा निकल आया है मेटल की फॉर्म में, सिल्वर की फॉर्म में, और डिपॉजिट हो गया। सो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है प्रेसिपिटेट की बजाय कहना कि ये सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो गया है और ये अलहदा हो गया है, आयंस की फॉर्म में नहीं रहा, सोल्यूशन से अलहदा हो गया मेटल की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, क्योंकि सिल्वर मेटल होता है। इसके लिए अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Fe+3 सिल्वर डिवाइडेड बाय reactants Ag+1 iron +2। ये है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें N2 इज रिएक्टिंग विद O2 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर आप गौर करें तो इस रिएक्शन के अंदर सारे ही गैसियस स्टेट में हैं और इनमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर हैं, लिहाजा इसमें Kp और Kc बराबर होंगे। दूसरी बात है कि इस पर अगर आप प्रेशर का इफेक्ट मेजर करना चाहते हैं तो इसमें वॉल्यूम का चेंज या प्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मोल्स इक्वल हैं। बट समहाउ हम Kc की तरफ चलते हैं, इसका Kc फाइंड करते हैं। Kc इक्वल होगा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर मैं 2 नहीं लिखूंगा ना तो यहाँ पे वो गलत होगा। क्यों, यहाँ पे एक्सपोनेंट आया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है 4 अमोनिया reacts with 5 oxygen to form 4 nitrogen oxide plus 6 water। अब स्टूडेंट गौर से देखें, Kc इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। अब वहाँ पर प्रोडक्ट 2 हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि आपने पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन लिखनी है, फिर डॉट डालना है, फिर वाटर की कंसंट्रेशन लिखनी है, और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी लिखने हैं 6 और 4। तो 4 है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ, 6 है वाटर के साथ, डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अमोनिया एंड ऑक्सीजन। अमोनिया NH3 4 और ऑक्सीजन का आएगा O2 5। नाउ स्टूडेंट अगर आप एक चीज़ गौर करें वो ये कि इसमें जितने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उन सारों के साथ एक्सपोनेंट्स हैं, लिहाजा जो हमारा Kc का एक्सप्रेशन आया है उसमें भी सारों के साथ एक्सपोनेंट आए हैं इक्वेशन के अंदर। लिहाजा ये आपका जो Kc का एक्सप्रेशन है ये एक यूनिक एक्सप्रेशन लग रहा है आपको, क्योंकि इसमें सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट्स आए हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो NH3 का 3 है, यानी कि हाइड्रोजन NH3 में हाइड्रोजन का 3 है, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसको पावर्स में नहीं कन्वर्ट करना या बाहर नहीं निकालना, हमेशा एक्सपोनेंट वो बनता है जो मोल्स के अंदर होता है। अब हम चलते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ, विच इज़ डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5। PCl5 decomposes into
PCl3 प्लस Cl2। इसका कैसी एक्सप्रेशन निकालते हैं? बहुत आसान है। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट के। इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो PCl3 और Cl2 हैं, तो यहाँ लिखता हूँ PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। अब याद रखिएगा एक बात कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट हमेशा Kc में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आती है। समटाइम्स स्टूडेंट इसको ना उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, रिएक्टेंट्स के ऊपर लिख देते हैं, प्रोडक्ट के नीचे लिख देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। और आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि PCl3 और Cl2 में जो डॉट मैं बना रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हेंस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर लास्ट रिएक्शन। अब स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।